हेलो। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। यस सर। तो एक नया चैप्टर अभिनंदन सर ने कहा कि भाई आपको पढ़ाना है। मैंने आज तक कभी पढ़ाया नहीं इतने इतने छोटे बच्चों को, तो ये मेरा भी पहला अनुभव है तुम लोगों के साथ, तो तुम्हारा भी पहला अनुभव है मेरे साथ। तो एक चैप्टर बेसिक सा है। चैप्टर का नाम है परमुटेशन कन्वेंशन। तो क्या चैप्टर है, क्या चाहते हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दो वर्ड लिखे हुए हैं, एक वर्ड लिखा हुआ है परमुटेशन और एक वर्ड लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन। ये जो परमुटेशन है इसका मतलब होता है अरेंजमेंट्स, और एक वर्ड लिखा हुआ है कॉम्बिनेशंस और इसका मतलब होता है सिलेक्शन। तो मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट रहे होंगे और उन ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग मुझे चीज़ों का अरेंजमेंट करना है या कुछ चीज़ों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेते हैं। मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं और ऑब्जेक्ट्स को भी मैंने क्लासिफाई कर लिया। ऑब्जेक्ट्स मेरे पास दो तरीके के हो सकते हैं, या तो सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट होंगे, या फिर सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। ठीक बात है। तो बेसिकली क्या करना चाहते हैं, पहले वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो टू बिगिन विद, मेरे पास सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं, मैं इसी के करस्पॉन्डिंग बात करने वाला हूँ, और उन ऑब्जेक्ट्स को लेके मैं अरेंजमेंट्स करना चाहता हूँ। तो मेरा टारगेट क्या है, एम क्या है मेरा, टू फाइंड अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्या है एम, उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लेता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। ये जो सिचुएशन है इसको हम लोग बाद में डील करेंगे, और इस सिचुएशन को भी हम लोग बाद में डील कर लेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं अगर कंसिडर करूँ, हाउ मेनी words can be formed by using three letters A, B and C. Words are meaningless. मतलब जो भी वर्ड्स मेरे पास बनेंगे वो स्पेलिंग नहीं होगी, क्योंकि वो तो मीनिंगलेस होंगे। ए बी सी को लेके कैब एक वर्ड बन सकता है, अदरवाइज जो भी वर्ड बनेंगे वो उनका क्या सिग्निफिकेंस है, हो सकता है उनका कोई सिग्निफिकेंस ना हो। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये तीन अल्फाबेट के बजाय तीन बॉयज होते, एक बॉय ऐसा और एक बॉय ऐसा और एक बॉय ऐसा, और इन तीनों बॉयज को मैं अरेंज करना चाहता हूँ। मतलब क्या हुआ, तीनों डिफरेंट बॉयज हैं, क्योंकि एक की चोटी है, एक की दाढ़ी है और एक के चश्मा लगा हुआ है, तो मेरे पास तीनों अलग अलग बॉयज हैं, जैसे यहाँ तीन डिफरेंट अल्फाबेट। इन तीनों बॉयज को मैं अरेंज करना चाहता हूँ। अरेंज मतलब कि इनको रीसफल करना चाहता हूँ। इनकी पोजीशन अगर चेंज हो जाएगी तो उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स बन सकते हैं ये मुझे काउंट करना है। बेसिकली पूरे चैप्टर का जो पर्पज है वो मेरे पास मेथड्स ऑफ काउंटिंग आइडेंटिफाई करना, मेथड्स ऑफ काउंटिंग।
मेथड ऑफ काउंटिंग का मतलब मैं गिनने के तरीके सीखना चाहता हूँ। वो गिनना मतलब काउंट करना है मुझे, और वो किस पर्सपेक्टिव में हो सकता है, वो अरेंजमेंट के पर्सपेक्टिव में भी हो सकता है, वो सिलेक्शन के पर्सपेक्टिव में भी हो सकता है। सिलेक्शन क्या होता है ये बाद की बात है, अभी तो सिर्फ हम लोग अरेंजमेंट पर ही फोकस करने वाले हैं। तो हमारा फोकस क्या है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर ऑल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जैसे 3 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, 3 बॉयज भी हो सकते हैं, 3 डिफरेंट टॉयज भी हो सकते हैं, और इस तरीके के मेरे पास ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। और उन तीनों ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं आपस में रीसफल करूं तो कितने नए नए पैटर्न क्रिएट होंगे, वो कितने पैटर्न है ये मुझे काउंट करना है। इसलिए चैप्टर का मेन टारगेट है काउंटिंग, मुझे गिनना है। क्या मेरी बात सारे लोगों को समझ में आ रही है? Yes, sir. तो जो बात मैंने समझाई उसके करस्पॉन्डिंग में रिजल्ट भी निकालने की कोशिश करता हूँ। देखो मेरे पास 3 अल्फाबेट हैं ABC। मैंने कहा मुझे वर्ड्स बनाने, मीनिंगफुल हो मीनिंगलेस हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम लोगों को दिख रहा होगा ABC एक वर्ड बन जाएगा, तुम लोगों को दिख रहा होगा ACB एक वर्ड बन जाएगा। ये एक नया अरेंजमेंट है, ये अलग एक अरेंजमेंट है। तो ऐसे कितने पॉसिबल अरेंजमेंट बनने वाले हैं, उसके लिए मैंने और भी लिखा। मैंने कहा हो सकता है वर्ड बी से स्टार्ट हो, BAC भी हो सकता है। वर्ड मेरे पास BCA भी हो सकता है। वर्ड मेरे पास CAB भी हो सकता है। वर्ड मेरे पास CBA भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तुम लोगों को दिख रहा होगा तीनों अल्फाबेट अगर मैंने रीसफल किए तो मेरे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, तो देयर आर 6 पॉसिबल अरेंजमेंट्स। तो क्या यहां तक बात सारे लोगों को समझ में आ रही है? तो बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया। मैंने कहा यार अभी तो सिर्फ लिख के देख लो, और लिख के देखा तो मुझे समझ में आया कि मेरे पास 3 अल्फाबेट हैं, और उन तीनों अल्फाबेट से कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स बन सकते हैं अगर मैं उन तीनों का इस्तेमाल करूं। मैं एक और बात लिख दे रहा हूं, नो रिपीटेशन। मतलब कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं कर रहा है, जो है 3 उन्हीं तीनों को इस्तेमाल करना है। इसलिए मैंने 3 बॉयज का भी एग्जाम्पल लिया। अगर मैं इनको भी आपस में रीसफल करूंगा तो मेरे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे, 6 पॉसिबल आउटकम। छोटा सा एग्जाम्पल था, हम लोगों ने लिख के काउंट कर लिया। तो अब मेरे ख्याल से एक काम तुम लोग करने वाले हो, और तुम लोगों का टारगेट क्या है, तुम्हारे पास 4 ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी, 4 लेटर वर्ड्स Sir, I have a question. can be. Can you repeat the statement? What have you asked for? So can we also like take, sir, why is there no like, sir, why is there no repetition in arrangement, sir? That's my question. There is no repetition. मतलब I have imposed another condition that only these 3 objects has to be used and all 3 must be used. I can also ask another question that maybe some alphabet are going to repeat, but that is not my question right now. My task is to find out number of arrangements by using all these 3 alphabet, and no alphabet is going to repeat. I have restricted my calculation. अब आगे मैं ये भी सिखाऊंगा कि अगर रिपीटिशन हो जाएगा तो फिर कैसे आंसर निकाला जाएगा। तो दैट इज अनदर टास्क। राइट नाउ आवर टास्क इज टू फाइंड आउट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 3 different objects, that is A, B, C, using all 3. Are you getting my point? Yes, sir. ठीक है। राइट नाउ योर टास्क इज टू फाइंड 4 letter arrangements. How many words, how many 4 letter words can be formed by using A, B, C, D? Sir, can I answer that? Hello? Sir, can I answer that? If Okay. that's possible?
Give me your answer. Sir, I guess 24. You got 24. Yeah. So 24 is the answer. 24 is the answer. तो तुमने कैसे ये आंसर निकाला? Sir, first of all, sir, I noticed that, sir, that if we do A comma B and if we arrange it without repetition, sir, Okay. so we get AB comma BA, and then when we did it with 3, so we got 6 arrangements. So it means that basically without if there is no repetition, then the number of arrangements will be equal to n factorial probably. You know n factorial. Yes. Okay, but I don't want to use any formula. I just want you to write down all 24 things if they are 24. Oh, okay, sir. No formula. I will produce all these formulas by mathematical calculation. Right now your task is to write down all possible cases. So may I? So firstly, there are 4 letters. So we'll first fix any one letter. Okay. Suppose we are fixing A here. So with A, after that there are 3 letters left. So now the first letter I am choosing B. So we can do with AB. There are 2 combinations: ABCD or ABDC. Okay. So like this, we can do with C, fixing C. Then we can do ACBD and ACDB. Okay. And suppose doing this with D also, so it would be ADBC and ADCB. So all this we are getting is six combinations. So we'll multiply into 4 as we are doing this 4 times. So it will get 24. Okay. इसने जो भी किया, इसने मालूम है क्या किया? इसने कहा कि लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये वाला केस आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है और अब मुझे इनके साथ डी को और फिक्स करना है, यही तो तुम करना चाहते हो. तो इसने क्या बोला? देखो, इसने बोला कि अगर मेरे पास ए बी सी 3 थे तो उसको मैंने ऐसे रखा और अगर मेरे पास डी और इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो डी मेरे पास कैसे फिक्स किया जा सकता है? डी ए के आगे रखा जा सकता है या फिर डी ए और बी के बीच में रखा जा सकता है या फिर डी ए बी और सी के बी और सी के बीच में रखा जा सकता है या फिर ए बी सी और आखिरी में डी रखा जा सकता है. इसने कहा कि मेरे पास जो एक स्पेलिंग लिखी हुई थी उस स्पेलिंग से मैंने कितनी नई स्पेलिंग क्रिएट करनी. इसने कहा कि मैंने इस स्पेलिंग से डी के इंट्रोडक्शन के बाद आई हैव क्रिएटेड 4 न्यू स्पेलिंग्स. अरे यही तुम बोलने की कोशिश कर रहे हो ना? Yes sir. और ये एबीसी के साथ ट्रीटमेंट हुआ तो ए सी बी के साथ भी ऐसे ही 4 नए पॉसिबिलिटीज क्रिएट होंगे और ऐसे बी ए सी के साथ भी 4 नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट होंगी और बी सी ए के साथ भी ऐसी ही 4 पॉसिबिलिटीज क्रिएट होने वाली हैं. सी ए बी के साथ भी ऐसी ही 4 पॉसिबिलिटीज क्रिएट होने वाली हैं और सी बी ए के साथ भी ऐसी ही 4 पॉसिबिलिटीज क्रिएट होने वाली हैं. ठीक बात है? तो इफेक्टिवली मेरे पास क्या हुआ कि इस सिचुएशन में एबीसी में जब मैंने डी इंट्रोड्यूस किया तो आई एम गोइंग टू क्रिएट 4 नए वर्ड्स, 4 न्यू वर्ड्स. In this situation again I am going to create 4 new words. In this situation I am again going to produce 4 new words. इसमें भी 4 new words, इसमें भी 4 new words, इसमें भी 4 new words और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स मेरे पास कितने हो गए? 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4. अरे क्या ये हर एक सेट के साथ 4 केसेस? अरे क्या ये 24 आता दिख रहा है सारे लोगों को? Yes. हेलो हेलो, क्या मेरी बात सारे लोगों तक पहुंच रही है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. तो अब तो देखो बात बहुत आसान हो गई कि जब मैंने 3 के बनाए तो मेरे पास 6 बने, ये मैंने लिख लिया. जब मैंने चौथा इंट्रोड्यूस किया तो हर सेट के साथ मेरे पास 4 नए वर्ड्स क्रिएट हुए. तो टोटल मेरे पास कितने हो गए? 4 × 6. अरे क्या यही तो हुआ आंसर? Yes. तो यही तो मेरे पास 24 हो गया. अच्छा, अगर मैं कह देता कि मेरे पास ए बी सी डी ई 5 वर्ड्स हैं तो क्या होता? 30. सोच के बताइए भाई. 120. किसी ने बोला 120 और ये उसने 120 बिल्कुल परफेक्ट बोला. और ये 120 किसने बोला?
सर मैंने बोला मैंने नाम बताओ ना। सर सैफ अच्छा, सैफ ने बोला और इसने बिल्कुल सटीक बोला। और इसने क्यों बोला, देखो बहुत ही बढ़िया सी बात बोली इसने। इसने कहा कि ये जो प्रोसेस आपने सिखाया, इस प्रोसेस से मुझे ये एडवांटेज मिल गया कि आगे वाले सारे रिजल्ट्स मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं। और किस तरीके से आइडेंटिफाई किया इसने, देखो मैं आगे बता देता हूं। मेरे पास 3 अल्फाबेट थे, मेरे पास नंबर ऑफ वर्ड्स आर 6। मैंने एक अल्फाबेट और इंट्रोड्यूस कर दिया और हर 6 के साथ जब ये वाला वर्ड इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो सबके साथ 4 नए वर्ड्स क्रिएट होंगे। अरे क्या होते दिख रहे हैं कि नहीं? ये जो 6 मेरे पास वर्ड बने, एक नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, 2 3 4 5 6, ये 6 मेरे पास वर्ड्स हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां। जब मैंने डी और इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये वाला वर्ड्स कितने नए वर्ड्स क्रिएट करता नजर आ रहा है? अरे क्या 4 वर्ड्स क्रिएट करता नजर आ रहा है? हेलो हेलो, क्या मेरी बात दिखी? और अगला वाला भी 4 और ये भी 4 और ये भी 4 और ये भी 4 और ये भी 4, तो रिजल्ट कितना आ गया? 6 into 4 और ये 24 हो गया। अब मैंने कहा कि ए बी सी डी को लेके कितने वर्ड्स मेरे पास बन रहे हैं? 24 वर्ड्स। अब ये मेरे पास 24 वर्ड्स हैं, मतलब मेरे पास इसके थ्रू आई कैन प्रोड्यूस 24 वर्ड्स। 24 मतलब ये पहला वर्ड, ये दूसरा वर्ड, डॉट 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 डॉट, ये 24th वर्ड। 24 वर्ड्स मैंने क्रिएट कर लिए। अब मैंने 5वां अल्फाबेट और इंट्रोड्यूस कर लिया तो क्या होगा? एक वर्ड पकड़ो, सिर्फ एक वर्ड, ए बी सी डी। अच्छा, अब मैं इस ई को और फिट करना चाहता हूं इन चारों के साथ इसी ऑर्डर में, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर रख सकता हूं, आगे रख सकता हूं, या मैं बीच में रख सकता हूं, या मैं यहां रख सकता हूं, या यहां रख सकता हूं, या यहां रख सकता हूं। अरे क्या ए बी सी डी वाले ऑर्डर में ई को फिट करने के 5 तरीके आते दिख रहे हैं? यस सर। तो इससे मेरे पास कितने नए वर्ड्स प्रोड्यूस होंगे? 5। इससे भी कितने नए वर्ड्स प्रोड्यूस होंगे? 5। और इससे भी कितने नए वर्ड्स प्रोड्यूस होंगे? 5। अरे क्या रिजल्ट कितना आने वाला है? 24 into 5 दैट इज 120। हेलो हेलो, क्या प्रोसेस समझ में आता दिख रहा है सारे लोगों को? Yes. यस सर। ठीक है ना? तो इससे कुछ रूल निकल आएगा जो किसी ने पहले स्टार्टिंग में बोल देते हैं इनफैक्टोरियल जैसा। वो क्या होता है वो भी मैं समझाता हूं, लेकिन उसके पहले अपने आप ये समझ में तो आना चाहिए कि यार ये प्रोसेस क्या चल रहा है जिसके चलते मेरे पास कोई फॉर्मूले जैसी चीज प्रोड्यूस होने वाली है। मैंने कहा कि अगर मैं एक अल्फाबेट और इंट्रोड्यूस कर दूं, ए बी सी डी ई एफ, और अब मुझे नंबर ऑफ वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो मैं कितने वर्ड्स प्रोड्यूस कर पाऊंगा? कोई रिजल्ट बताने वाला है? 720। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर 720। 720. कैसे बोला गया? देखो, इन लोगों ने कहा कि ए बी सी डी ई को लेके मेरे पास 120 वर्ड्स बन रहे हैं। 120 वर्ड्स हैं जिसमें ये 5 अल्फाबेट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक बात है? हर एक के साथ अब मैं एफ को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। मैंने कहा कि ए बी सी डी ई ये 5 अल्फाबेट हैं, और अब मैं एफ को अगर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो मैं यहां कर सकता हूं, या फिर यहां कर सकता हूं, या 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 यहां कर सकता हूं। मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी डॉट क्रिएट कर रहे हैं? देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज। एक वर्ड जो ये वाला था, इसके कारण 6 नई पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रही हैं, और मेरे पास टोटल कितने वर्ड्स हैं? 120। यूनिटरी मेथड बोलता है कि हर एक 120 वर्ड्स के साथ अगर मैं यही डॉट वाला प्रोसीजर फॉलो करूं तो एवरी वर्ड इज गोइंग टू प्रोड्यूस 6 न्यू वर्ड्स। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी 120 into 6 दैट इज 720। तो कुछ रिजल्ट हमारे पास निकल के आ गए, और ये जो रिजल्ट लिखे हुए हैं ये मेरे पास फॉर्मूला मेरे पास क्रिएट करने वाले हैं। और किस तरीके का फॉर्मूला मेरे पास बनने वाला है देखते चलो। अरे कोई है जिसको ये सारी बातें नहीं समझ में आ रही है? मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूं क्योंकि कुछ लोगों ने फटाफट कर डाला, हो सकता है कुछ लोग पिछड़ गए हों। तो इज देयर एनीबडी इन द क्लास हु इज नॉट गोइंग टू गेट द सुटेबल ट्रैक ऑफ दिस प्रोसीजर?
कोई है ऐसा क्लास में? हेलो हेलो, क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? हाँ सर। चलिए, हाँ सर पहुंच रही है। तो मैं मान के चलूं कि सारे लोगों को बात समझ में आ रही है। अभी और ठीक से समझ में आ जाएगी जिनको भी थोड़े मन में डाउट होगा। मैंने जो स्टार्ट किया वो कैसे स्टार्ट किया, मैंने कहा कि मेरे पास 3 अल्फाबेट है, ठीक है ना, मैं और छोटा कर सकता हूं। अच्छा, अगर मैं कहता कि मेरे पास सिर्फ एक अल्फाबेट है, अरे एक अल्फाबेट से कितने वर्ड्स बनेंगे? एक। कुछ नहीं, उलट पलट नहीं सकते, रीसफल नहीं कर सकते, उछल कूद नहीं करेगा एक, तो एक बनेगा। अच्छा, ए के साथ अगर मैंने बी और इंट्रोड्यूस कर दिया, टू। क्यों? क्योंकि ए के आगे भी रखा जा सकता है, पीछे भी रखा जा सकता है। क्या दो पॉसिबिलिटीज आती दिख रही है? यस। मतलब मैं ए और बी को लेके आई कैन प्रोड्यूस 2 वर्ड्स। अब मैंने कहा कि मैंने ए बी के साथ सी और इंट्रोड्यूस कर दिया, 6। इसे क्यों बोला? इसे कहा कि ये 2 वर्ड्स थे। मान लीजिए एक वर्ड मेरे पास ए बी है, तो सी को अगर मुझे इंट्रोड्यूस करना होगा तो सी मैं यहां रख सकता हूं, या फिर यहां रख सकता हूं, या यहां रख सकता हूं। मतलब मेरे पास एक वर्ड से 3 वर्ड क्रिएट होते दिख रहे हैं। अरे क्या दिख रहे हैं? 1 word is going to create 3 words, और मेरे पास इफेक्टिवली ओरिजिनली कितने वर्ड्स हैं? देयर आर 2 वर्ड्स, तो एवरी वर्ड इज गोइंग टू क्रिएट 3 न्यू वर्ड्स, तो ओवरऑल वर्ड्स विल बी 2 into 3, दैट इज 6। अरे क्या मैंने और छोटे से चालू किया तो और कन्वीनियंट लगने लगा होगा तुम लोगों को कि अब तो लिखना ही नहीं पड़ेगा। एक वर्ड था तो एक ही बना, 2 वर्ड थे तो 2 बन गए, 3 थे तो 6 हो गए। अब मैंने कहा अगर 4 थे तो अब सारे लोगों को मालूम चल गया कि भाई पिछले वाले की मदद से मैं इसका आंसर निकाल लूंगा। 3 में मेरे पास 6 वर्ड थे, 6 वर्ड में से एक वर्ड मैंने पकड़ा, ए बी सी डी, सिर्फ एक पकड़ा। ऐसे 6 वर्ड मैं लिख सकता हूं। और मैंने कहा कि अब मुझे डी को इंट्रोड्यूस करना है, और डी को इंट्रोड्यूस करने के मेरे पास कितने प्लेसेस हैं? 4 प्लेसेस हैं, जिसके कारण 4 नई स्पेलिंग बन जाएंगी। 1 स्पेलिंग इज गोइंग टू क्रिएट 4 न्यू स्पेलिंग, तो 6 स्पेलिंग्स आर गोइंग टू क्रिएट, यूनिटरी मेथड में लगा रहा हूं। मैंने कहा कि 1 स्पेलिंग इज गोइंग टू क्रिएट 4 न्यू स्पेलिंग्स, देन 6 there are 6 spellings, they are going to produce 4 into 6 spellings। अच्छा, ये जो 6 लिखा हुआ है इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 into 3? तो मेरे पास क्या आ गया 2 into 3 into 4, ये मेरे पास रिजल्ट आता दिख रहा होगा, दिस इज 24। अब मैंने फिर से ए बी सी डी ई और इंट्रोड्यूस कर दिया, और मुझे मालूम है कि इन 4 को लेके आई 24 वर्ड्स, और 24 में एक वर्ड मेरे पास ये भी होगा। अरे क्या ये भी है ना? और इस वर्ड को से मैं कितने नए वर्ड्स और क्रिएट कर सकता हूं बाय इंट्रोड्यूसिंग ई। तो आई एम हैविंग 5 डिफरेंट प्लेसेस टू फिट इन अल्फाबेट ई, एंड मेरे पास 1 वर्ड इज गोइंग टू प्रोड्यूस, 1 वर्ड इज गोइंग टू प्रोड्यूस, ये डॉट वाले प्लेस पर ई रखने पर 5 वर्ड्स मेरे पास आते दिख रहे हैं। और ऐसे ही मेरे पास देयर आर 24 वर्ड, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस 24 into 5 वर्ड्स। और ये जो कुछ भी लिखा हुआ है 24 को आई कैन राइट डाउन 2 into 3 into 4 into 5। नाउ यू आर गोइंग टू सी द पैटर्न कि 2 into 3 into 4 into 5, मेरे पास अगर 5 अल्फाबेट हैं और उन 5 अल्फाबेट का अगर अरेंजमेंट किया जाए तो टोटल पॉसिबल वर्ड्स कितने प्रोड्यूस होते दिख रहे हैं? 2 into 3 into 4 into 5। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके तो लौट के वही चीज आने वाली है। तो ये जो मेरे पास लिखा हुआ है ये 5 चीजों का अरेंजमेंट आ गया। और ये जो मेरे पास 24 लिखा हुआ है जो कि 2 into 3 into 4 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 into 3 into 4, और 1 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये 4 चीजों का अरेंजमेंट होता दिख रहा है। देखो 4 ही तो अल्फाबेट थे जिसके करस्पॉन्डिंग ये अरेंजमेंट आ गया, 5 अल्फाबेट थे तो जिसके करस्पॉन्डिंग ये अरेंजमेंट आ गया। और अगर मैं 3 अल्फाबेट के बारे में सोचना चालू करूं तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या रिजल्ट आता दिख रहा है? 2 into 3, that is 1 into 2 into 3। very systematic pattern you people are getting। if there are 3 alphabet, that is A B C, they can be arranged themselves into 1 into 2 into 3 ways, that is 3 factorial। इसी को 3 consecutive integers जो लिखे हुए हैं 1 से स्टार्ट होके उनको 3 factorial बोला जाता है। और अगर 1 2 3 4 4 consecutive integers इस तरीके के लिखे हुए हैं तो दे आर रिप्रेजेंटेड एज 4 factorial। और अगर 5 consecutive integers लिखे हुए हैं तो दे आर कंसिडर्ड एज
5 फैक्टोरियल। क्या मेरी बात सारे लोगों तक पहुंच रही है? Yes, sir. तो तुम लोगों को जो पैटर्न नजर आया उससे मेरे पास रिजल्ट आ गया। भाई मैंने क्यों लिखवाया? ताकि तुमको समझ में तो आए कि यार ये खेल क्या चल रहा है, चीजें आपस में रीसफल कर रही हैं, उछल कूद कर रही हैं। दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू क्रिएट न्यू वर्ड्स, और वही वर्ड्स कितने होने वाले हैं ये मैं काउंट करने में इंटरेस्टेड हूं, और जो कि मैं यहाँ पर आसानी से काउंट कर पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से थोड़ी सी बात सारे लोगों को समझ में आने लगी होगी। तो अब मैं इस रिजल्ट को अलग अंदाज में कहने की कोशिश कर रहा हूं। रिजल्ट सारे लोगों ने याद कर लिया, मैं यहाँ पर रिजल्ट भी लिख दे रहा हूं। Number of arrangements of n different objects taking all together is n factorial। तो मेरे पास n अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते, मतलब अगर एक क्लास है और उसमें 100 बच्चे बैठे हुए हैं और 100 बच्चों को आपस में रीसफल कर दिया जाए, उनको अरेंज कर दिया जाए, तुम लोग जब अपनी क्लास में बैठे होगे, मान लो 50 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उन 50 बच्चों का पैटर्न रहता होगा एक क्लास में, और उस पैटर्न को अगर मैं बार बार रीसफल करूं तो मैं कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स क्रिएट कर सकता हूं इन द क्लास इज गोइंग टू बी 50 फैक्टोरियल इफ देयर आर 50 स्टूडेंट इन द क्लास। अगर मेरे पास n different objects हैं तो they can be reshuffle themselves, that is they can arrange themselves to create new arrangements in n factorial ways। तो मेरे पास एक रिजल्ट जो कि किसी बच्चे ने स्टार्टिंग में बोला था और वो उसको फॉर्मूला मालूम था इसलिए उसने लगा दिया, हम लोगों ने उस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए ये सारा प्रयास कर लिया। Sir, one question. Okay. Sir, if there are 0 alphabets, then will there be at least one word? If there are 0 alphabet, मतलब no Yeah. object is there. Yeah. Huh. So sir, according to your formula, then there should be 0 factorial. 0 factorial is equal to 1. Okay. So then, but then it can contradict the statement also, right? So I don't know if there's an exception. No. I can tell you something regarding your doubt. मैं तुमको समझाता हूँ। देखो, इसने कहा कि अगर मेरे पास 0 ऑब्जेक्ट है तो कितने अरेंजमेंट होंगे। अब देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, मैं तुम लोगों को कुछ बात, थोड़ा बहुत सेट थ्योरी आती है तुम लोगों को कि नहीं आती? आती है सर। हाँ सर आता है। थोड़ा बहुत। आती है। चलिए ठीक है सर आती है। चल ठीक है, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, बहुत थोड़े से की जरूरत है। तो अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि मेरे पास एक सेट है, इस सेट में 3 एलिमेंट रखे, और मैं पूछूं कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। सबसेट्स का मतलब इसमें से कुछ निकाल के रख लिया जाए तो मेरे पास सबसेट बन जाएगा। अच्छा, अगर मैं सबसेट बनाऊं तो मेरे पास एक सबसेट में एक ए आ जाएगा, इसी के अंदर के एलिमेंट्स मुझे उठा के रखने हैं, एक मेरे पास बी आ जाएगा। Sir, there will be 8 subsets. हाउ मेनी? 8. ओके, एक में ए आ जाएगा, एक में बी आ जाएगा, एक में सी आ जाएगा, फिर एक में ए और बी भी रखा जा सकता होगा, एक में ए और सी भी रखा जा सकता होगा, एक में बी और सी भी रखा जा सकता होगा, और एक में ए बी सी ये भी रखा जा सकता होगा। अरे रखा जा सकता है ना? हाँ सर। ठीक है ना? अब मेरे पास ये जो भी एक पैटर्न तुम लोगों को दिख रहा होगा, इस पैटर्न में कितने सबसेट्स हैं तुम लोगों को दिख रहा होगा कि एक मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7। अरे क्या इसके अलावा भी कुछ आएगा? नहीं सर नहीं आएगा लगता है। ये आएगा सर। नहीं, आएगा नहीं sir. नल सेट। आएगा नल सेट, एग्जैक्टली नल सेट। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट। तुमने किसी ने आंसर बोला था ना 8, हाँ, मैंने तुमने बोला ना 8, और जब मैं फिजिकली लिख रहा हूं तो देयर आर 7,
if you count this also, then you will get 8 possible subsets of this set. तुम्हारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट था, और तुमने न, कुछ भी नहीं लिया, उसको भी एक काउंट किया, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तुम्हारे पास सेट है जिसके अंदर कुछ नहीं, और उस कुछ और इसके सबसेट बनाने। अरे तो क्या इसका एक सबसेट नल सेट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? तो तुमको आर यू गेटिंग द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन व्हाट यू आस्क्ड? तुमने कहा कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं, और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके कितने अरेंजमेंट होंगे? 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल को इसलिए 1 डिफाइन किया गया। तुम समझ गए मेरी बात? मैंने वो डिराइव किया। तुमने क्या डिराइव किया? 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल किसके बराबर? सर मैंने 1 फैक्टर इज इक्वल टू 1 into 0 फैक्टोरियल कर दिया। ओके, ठीक है। तुमने 1 फैक्टोरियल को तुमने लिखा 1 into 0 फैक्टोरियल। हाँ, हाँ, क्योंकि सर 4 फैक्टोरियल क्या होएगा? 4 into 3 फैक्टोरियल। बिल्कुल परफेक्ट। देखो ये जो बातें कह रहा है, ये फैक्टोरियल के कैलकुलेशन बताने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तुमने जो सवाल पूछा था उसका रिजल्ट तुमको समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, तो अब तो ये जो बातें करने की कोशिश कर रहा है वो मैं बातें करने की कोशिश करने वाला हूं, देखते चलो कैसे। तो अब एक टर्म सारे लोगों को समझ में आ गया, वो ये कि n फैक्टोरियल की वैल्यू किसके बराबर होने वाली है? 1 into 2 into 3 into 4 into ... n, मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट को n फैक्टोरियल बोल दिया गया। ये हम लोगों को एक रिजल्ट मालूम चल गया। n फैक्टोरियल मेरे पास क्या हुआ? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। अच्छा, अगर मैं कहूं कि 5 फैक्टोरियल क्या हुआ, तो सारे लोगों को समझ में आ गया कि 1 into 2 into 3 into 4 into 5। इसने तुरंत मुझसे ये बात बोली, इसने कहा कि ये जो 4 नंबर लिखे हुए हैं, ये पहले 4 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। दिस कैन बी रिटन एज 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 5 into 4 फैक्टोरियल। अरे क्या मेरी बात दिख रही तुम लोगों को? यस। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अगर कहीं पर n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और अगर मैं इस n फैक्टोरियल में से n बाहर निकालूं, तो अंदर मेरे पास कितना आ जाएगा? n minus 1 फैक्टोरियल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हेलो? यस सर। तो इसका मतलब n फैक्टोरियल इज सेम एज n into n minus 1 फैक्टोरियल। मतलब अब हम लोग चूंकि अब एक मैथमेटिकल सिंबल हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो उस सिंबल के करस्पॉन्डिंग हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटे छोटे कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो क्या समझ में आया कि एक तो हो गया n फैक्टोरियल, मतलब इट इज द प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। और ये मेरे पास क्या आया कि अगर मेरे पास कहीं n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो उसमें से अगर n को मैंने बाहर निकालूंगा तो फैक्टोरियल के अंदर एक वैल्यू कम हो जाएगी। और इसी बात का इसने इस्तेमाल किया। कहां पर इस्तेमाल किया? इसने कहा कि 1 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज, अगर मैं 1 बाहर निकाल लूं तो फैक्टोरियल के अंदर 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इसकी वैल्यू भी किसके बराबर होनी चाहिए? 1 के बराबर। तो इसको ये बात समझ में आ गई कि 0 फैक्टोरियल को 1 के बराबर ही डिफाइन करना पड़ेगा। क्या मेरी बात सारे लोग सुन पा रहे हैं? यस। तो एक बात पक्का हो गई कि 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 के बराबर होने वाला है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 के बराबर होने वाली है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 के बराबर। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 into 2 into 3 दैट इज 6 के बराबर। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 into 2 into 3 into 4 दैट इज 24। और इस तरीके से मैं सारे निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं। सर तो फिर -1 का अरे फैक्टोरियल वो आएगा। नहीं, बस अब बस इतना ही रखो। -1 का जो होता है वो गामा फंक्शन में चला जाता है। अभी मत जाना वहां पर तुम, तो मेरी बात प्लीज सर, मुझे लगा इंफिनिटी है। नहीं ना, मत करना, क्योंकि नेगेटिव फैक्टोरियल वो गामा फंक्शन एक और आगे चीज होती है, उसमें डिफाइन होता है, यहाँ नहीं डिफाइन होता है। मत करना, ठीक है? ओके। अब अच्छा, एक छोटा सा सवाल, पहले तो ये मुझे बताओ, क्या फैक्टोरियल वाला सिंबल सारे लोगों को समझ में आ गया? यस सर। चलिए, पहली बात सारे लोगों को समझ में आ गई। मैं पहले फैक्टोरियल के करस्पॉन्डिंग कुछ छोटी छोटी बातें तुमसे पूछता हूं।
अगर मैं तुमसे पूछूं कि फाइंड आउट लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial plus dot 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 up to 100 factorial. पहला सवाल। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा, मैंने कहा फाइंड आउट पॉसिबल values of n such that 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial plus dot 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 n factorial becomes a perfect square. फिर मैंने एक और सवाल लिखा, फाइंड आउट एक्सपोनेंट 2 in 100 factorial. अब मैंने 3 सवाल लिखे हैं तुम लोगों के सामने। क्या तुम लोग कुछ थोड़ा बहुत जैसा भी तुम लोग कैलकुलेशन करके कुछ अगर कंक्लूड करना चाहो, समझना चाहो तो समझ सकते हो, और नहीं समझ हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, वैसे कठिन नहीं है, समझा जा सकता है। ये वाला हो सकता है थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना। सर हाँ, सर फर्स्ट वाला ना होइना 30 फर्स्ट वाला इज नहीं लास्ट डिजिट 3 रहेगा। हाँ 3 लास्ट डिजिट इज 3। 3 नाम बताओ अपना। ऋत्विक ऋत्विक, पूरा नाम बताओ। कुमार ओके, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुंबई सर। ओके, तो इसने पहले वाले सवाल का आंसर बताया कि वो 3 आने वाला है। पता नहीं सही है कि गलत है, बाकी लोग इसका कंफर्म करेंगे कि सही है कि गलत है। जिसने सॉल्व किया उसको तो हमेशा लगता है कि उसने सही किया। हाँ बताओ। सर मैं आपको बता सकता हूँ मुझे। नहीं, अभी मत बताइए, बाकी लोगों को प्रयास करने दीजिए ना। देखो, अगर मैं कह दूं कि तुम्हारा सही है तो फिर कोई अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, और मैं अगर कह दूं तुम्हारा गलत है तो तुमको खराब लगेगा। तो मैंने भी इस आंसर के बारे में कुछ बोला ही नहीं कि ये सही है कि गलत है। लेट अदर पीपल शुड ट्राई एंड अटेम्प्ट कि भाई क्या आने वाला है, तो उनके हिसाब से फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आप अब कोई आंसर नहीं बोलेगा अपना, अटेम्प्ट कर लो। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, और मैं 5 मिनट बाद फिर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो 5 मिनट तक अब मैं बोलूंगा नहीं, चलेगा? ओके सर। हाँ, मतलब सारे लोगों को टाइम तो होना चाहिए ना, कि क्या आने वाला है, कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं हम लोग। तो एक पैटर्न है, वो समझने की कोशिश करनी है। तो एक बार प्रयास करिए, फिर हम लोग बात करते हैं। सर मुझे सेकंड के लिए मिल रहा है 3001। अभी पूछा जाएगा तो बताएगा, अभी सर है। ओके सर।
तो क्या पहले वाले सम का आंसर 3 और भी लोगों का आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई और है जिसका आंसर 3 आए? चलिए मैं बताता हूँ, ये ऋत्विक का आंसर बिल्कुल सही। और ये इसने कैसे किया मैं सर, बताता। हाँ बोलिए। सर मैं बताऊं मैं कैसे किया। हाँ तुम बताओ। सर मैंने पहले 1 फैक्टोरियल लिया, हाँ ठीक है, तो 1 फैक्टोरियल पहले 1 रहता है, बिल्कुल फिर मैं 2 फैक्टोरियल पर गया, ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल 2 है, 3 फैक्टोरियल अभी रहेगा 6 और 4 फैक्टोरियल होएगा 24, ठीक। अभी ये देखो सर 5 फैक्टोरियल 120 है, बिल्कुल। और फिर जो भी नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट 0 ही रहेगा। परफेक्ट बात, इसने बिल्कुल बढ़िया बात बोली। इसने कहा कि जैसे ही 5 फैक्टोरियल आया उसके पास एक 0 आ गया। अरे क्या आया कि नहीं, सारे लोग देख पा रहे हैं कि नहीं? और Yes, क्या sir. 6 फैक्टोरियल में भी अब 0 आएगा कि नहीं, क्योंकि 120 को ही तो 6 से मल्टीप्लाई करना है। और क्या 7 फैक्टोरियल में लास्ट में 0 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 120 को 6 से फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 फैक्टोरियल के आगे जितने भी नंबर आने वाले हैं उन सब में लास्ट डिजिट इज 0। अरे क्या यहां तक बात सारे लोगों को समझ में आ रही है? सर समझ में नहीं Yes, sir. नहीं समझ में आया? नहीं सर। मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो, तो मेरे पास जो नंबर लिखे हुए हैं वो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, इस तरीके के तो नंबर लिखे हुए हैं। यस सर। 1 फैक्टोरियल इज 1, ये मालूम है तुमको? हाँ सर पता है। 2 फैक्टोरियल इज 1 into 2, यस 3 factorial is 1 into 2 into 3, 4 factorial is 1 into 2 into 3 into 4, 5 factorial is 1 into 2 into 3 into 4 into 5, 6 factorial मेरे पास 1 into 2 into 3 into 4 into 5, एक 6 और इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और ऐसे ही आगे वाले में 7 इंट्रोड्यूस हो जाएगा, फिर 8, फिर ऐसे 9 और फिर बड़े बड़े होते चले जाएंगे नंबर। यस ठीक है ना? अच्छा, क्या तुम ये नोटिस कर पा रहे हो कि इस वाले नंबर के पास 10 आ जाएगा, पहली बार 0 आएगा, क्योंकि 5 into 2 का प्रोडक्ट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ 0। क्या आगे वाले हर एक नंबर में 5 और 2 का प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। क्या आगे वाले जितने भी नंबर हैं, ये वाले नंबर्स, इन सारे नंबर में अप टू 100 फैक्टोरियल लास्ट डिजिट 0 रहेगी कि नहीं रहेगी? सर मतलब आप ये कह रहे हो कि 5 into 10 10 होता है, तो उससे लास्ट डेट 0 हो जाएगा। हाँ जी, ओके सर। ठीक है ना? तो ये कब होना चालू हुआ? 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल के बाद आगे वाले सारे नंबर्स दे विल हैव लास्ट डिजिट एज 0। ओके सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सब को अगर मैं ऐड अप करूंगा तो लास्ट डिजिट तो 0 ही रहेगी। हो सकता है आगे वाले कुछ भी नंबर हो, बट लास्ट डिजिट विल बी 0। क्या मेरी बात तुमको समझ में आई? आई सर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बस अब मैं जो नंबर ऐड करने वाला हूं वो कौन कौन से, एक 1 ऐड करूंगा, और मैं इसमें कौन सा ऐड करूंगा, एक 2 ऐड करूंगा, और कौन सा ऐड करूंगा, एक 6 ऐड करूंगा, और क्या ऐड करूंगा, एक 24 ऐड करूंगा। क्या इसके अलावा तो और मुझे कुछ ऐड नहीं करना है? यस नो सर। अब जब मैं लास्ट डिजिट को फोकस कर रहा हूं तो इन सारे नंबर्स का सम करो तो 6 4 10 2 12 और 1 13 3 और 1 कैरी होगा। सर कैरी से मतलब नहीं। कैरी से कोई मतलब नहीं है। क्या लास्ट डेट मेरे पास 3 कंफर्म होती दिख रही है? यस सर। क्या सारे लोगों को समझ में आ गया ये? चलिए, तो मैं मान के चलूं कि ये सारे लोग समझ पा रहे हैं। आंसर इज 3। तो पहला वाला पार्ट जो इसने बताया बहुत ही जल्दी से इसने बता दिया, अच्छी बात है। इसका आंसर 3 आ गया। अगला सवाल जो लिखा हुआ n कुछ भी हो सकता है।
पॉसिबल ही नहीं है आइडिया। क्यों नहीं पॉसिबल है बताइए। सर क्योंकि सर लास्ट डिजिट 3 होगा तो सर कभी भी पूरा सम परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या सर? कौन बोल रहा है ये? नाम बताइए अपना। सर अच्छा ठीक है, ये जो बात करें चौधरी सैफ अली। अच्छा चौधरी साहब, एक्चुअली अभी मैं सबको जानता नहीं हूँ तो मैं आवाज सुन के धीरे धीरे करके पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, इसने जो बात बोली बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बात बोली। इसने कहा कि अगर मेरे पास ये सारे नंबर्स का सम अगर मैं कर रहा हूँ और लास्ट डिजिट 3 आ रही है तो क्या कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट 3 हो सकती है? वो कभी नहीं हो सकती। देखो मैं करके दिखाता हूं। मेरे पास कोई भी नंबर लिखा हो, अगर लास्ट डिजिट 1 है और इसका होल स्क्वायर किया जाए, परफेक्ट स्क्वायर बोला जाए इसको, तो इसमें ये क्या होगा, ये 1 और इसी नंबर को इसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा, तो 1 इंटू 1 आखिरी डिजिट 1 ही आएगी। तो क्या देख पा रहे हैं सारे लोग? Yes. अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा हो और उसकी लास्ट डिजिट 2 हो और इसका होल स्क्वायर किया जाए तो मेरे पास लास्ट डिजिट कितनी आएगी? 4। और अगर मेरे पास लास्ट डिजिट सर 3, मेरा फिर से बोलिए। सर जो क्वेश्चन को होता है सर, मुझे मिल रहा है n is equal to 1 और n is equal to 3। हाँ, तुम्हारा आंसर परफेक्ट है, लेकिन उसने जो बात बोली है पहले मैं उसको समझा दूं फिर तुम्हारे वाले आंसर पे आता हूं। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है तुम लोग देख पा रहे होगे, और ये जो तुमने ऋत्विक तुमने आंसर बताया है ना, ये तुमने ये कैप के आंसर की मदद से बताया है। पहले तुम नहीं बता पाए थे क्योंकि तुम ये वाला पॉइंट मिस कर गए थे, लेकिन जैसे ही तुमने नोटिस किया तुमको लगा कि अरे अब तो सवाल सॉल्व हो गया, और तब तुमने मुझे सही वाला आंसर बता दिया। तो नहीं सर, मतलब कि yes, आप ऐड करोगे n हाँ, का तो हाँ। फिर भी डिजिट 3 रहता। लेकिन तुमने मुझे पहले अच्छा। आंसर नहीं बताया था ना, जबकि 3 तो तुमने मुझे अच्छा। बिल्कुल देखते ही बता दिया था, तो यू डेफिनेटली गॉट सम हिंट फ्रॉम द आंसर ऑफ कैप। ऐसा मैं कंक्लूड Sir, कर I रहा हूं। don't know sir, I just went to the washroom right now. ओके देन that was the other thing. Okay. तो अगर मेरे पास लास्ट डिजिट 3 होती तो मेरे पास ये प्रोडक्ट में लास्ट डिजिट कितनी आ गई होती? 9 आ गई होती। और अगर मेरे पास लास्ट डिजिट 4 होती और इसका स्क्वायर किया गया होता तो तुम लोग देख पा रहे होगे कि मैं सीधे लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 16 आएगा तो 6 आ जाएगी। अगर मेरे पास लास्ट डिजिट 5 होती और स्क्वायर किया गया होता तो लास्ट डिजिट मेरे पास कितनी आ गई होती? 5 5 जा 25 होता है तो 5 आ गया होता। और अगर मेरे पास 6 लिखा होता तो 6 6 जा 36 होता है, तो मेरे पास लास्ट डिजिट 6 आ गई होती। अगर मेरे पास 7 लिखा होता लास्ट में, कोई भी नंबर लिखा हो लास्ट में 7 है और उसका स्क्वायर किया गया तो 7 7 जा 49 होगा, तो लास्ट डिजिट विल बी 9। तुम लोग देख पा रहे होगे कि कभी भी मेरे पास 3 तो आ ही नहीं रहा है। दो पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि अगर 8 हो जाए तो 8 8 जा 64, लास्ट डिजिट विल बी, और अगर 9 हो जाए तो 9 9 जा 81 होता है, तो लास्ट डिजिट विल बी 1। और अगर 0 है तो फिर उसका स्क्वायर भी कर लो तो लास्ट डिजिट विल बी 0। अरे क्या यहां तक सारे लोगों को दिख रहा है? तो ये जितने भी मैंने, और इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई लास्ट डिजिट या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 5 6 7 8 9 10, और इनका स्क्वायर किया गया तो कभी भी मेरे पास लास्ट डिजिट 3 नहीं आ सकती है। दिस इज इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर यहां से लेके 100 मतलब बड़े नंबर तक, बड़ा नंबर क्या हुआ? अच्छा मुझे बता सकते हो कि ये लास्ट डिजिट 3 कब बन जाएगी? मैं कहां तक सीरीज लिखूं कि लास्ट डिजिट फिर मेरे पास 3 आने लगे? बोलिए भाई। इस सीरीज को जिसमें कि लिखा हुआ है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 n फैक्टोरियल, इस सीरीज को मैं कहां तक ले जाऊं? मिनिमम कितने नंबर हो ताकि मेरे पास लास्ट डिजिट 3 हो जाए?
Sir, and n नहीं 5. 5, राइट। इसने बोला कि 5 फैक्टोरियल तक जाइए, नहीं 5 नहीं 4 ही होना चाहिए। 4 ही होना चाहिए, राइट। मतलब इन लोगों ने क्या बोला कि अगर मेरे पास 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल लिया जाए तो मुझे सिर्फ इतने नंबर ही तो चाहिए पड़ेंगे, और इतने नंबरों का सम में आखिरी डिजिट मेरे पास कितनी आती दिख रही है? 3 आती दिख रही है, क्योंकि टोटल नंबर मेरे पास 33 होता दिख रहा है। मेरे क्या देख पा रहे हैं? Sir, but if we do 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial तो फिर वो 9 बन जाता है। अभी रुकिए, तो अभी मैं आ रहा हूँ। मतलब अब ये नंबर तो निश्चित बात है परफेक्ट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ बोलिए। हम 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल करेंगे तो भी तो 3 ही आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। मैं ये बात पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कितने मैक्सिमम नंबर ऐड, मतलब कितने मिनिमम नंबर ऐड कर दूं कि उसके बाद फिर हमेशा लास्ट डिजिट 3 ही बनी रहे। सर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल भी 3 बनाएंगे सर। हाँ, लेकिन ये फिर क्या उसके बाद हमेशा 3 ही बना रहेगा? मैंने सवाल जो पूछा वो ये पूछा कि मैं कितने ऐसे टर्म्स कंसीडर कर लूं कि उसके बाद फिर हमेशा सम में लास्ट डिजिट 3 ही बनी रहे। अगर तुमने 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल जोड़ा तो ये लास्ट डिजिट 3 बना देगा, लेकिन अगर मैं 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल और ऐड करूं तो ये 9 बना देगा लास्ट डिजिट। तो बदल गई ना डिजिट। मैं चाहता हूं कि मैं कितने मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स पिक करूं ताकि मेरे पास उसके बाद हमेशा लास्ट डिजिट 3 ही बनी रहे। अरे क्या बात समझ में आ रही ना मेरी? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने पहले 4 टर्म ले लिए और इसके बाद अब मैं कुछ भी बढ़ाऊंगा तो लास्ट डिजिट विल बी ऑलवेज नाउ ऑनवर्ड्स, लास्ट डिजिट is always 3। इसका मतलब ये हुआ कि 4 फैक्टोरियल और उसके आगे जाने पर तो मैं कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बना ही नहीं सकता। अरे क्या यहां तक बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? यस इसका मतलब क्या हुआ? 4 फैक्टोरियल के पहले ही अगर हो सकता है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, वरना परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और 4 फैक्टोरियल के पहले मैं अगर n बराबर 1 ले लूं तो मेरे पास 1 फैक्टोरियल, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर मैंने कहा n बराबर 2 अगर मैंने लिया तो मेरे पास कितना जाएगा? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, दैट इज 3, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फिर मैंने n बराबर 3 कंसीडर किया तो मेरे पास 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड दैट इज 9, दिस इज अगेन अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आई एम गेटिंग 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n फॉर व्हिच द होल क्वांटिटी बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या मेरी बात सारे लोगों को दिख रही है? क्योंकि फिर n की वैल्यू अगर मैंने 4 ले ली तब तो ये वाला सेट आ जाएगा, और इस सेट के बाद तो हमेशा लास्ट डिजिट इज 3, और लास्ट डिजिट अगर 3 हो जाएगी तो वो फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आई एम गेटिंग ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n फॉर व्हिच द होल टर्म विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। और यही मेरे ख्याल से ऋत्विक ने आंसर दिया था, ये आंसर कैप ने नहीं दिया था, लेकिन उसने जो बात बोली थी वो बिल्कुल परफेक्ट बोली थी। अरे क्या तुमको समझ में आ रही है? बात खत्म हो गई है? हेलो, क्या बाकी लोगों को समझ में आता दिख रहा है? यस सर। Yes. किसी को कोई डाउट नहीं? सर हाँ बोलिए। सर हमारा क्वेश्चन ये था कि लास्ट डेट 3 होना चाहिए और वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये था, देखो ना, फाइंड आउट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n such that this whole quantity becomes a perfect square। ओके ये दो अलग अलग सवाल थे। पहले में बोला गया था कि लास्ट डिजिट आइडेंटिफाई करो, दूसरे में बोला गया था कि n की पॉसिबल वैल्यूज क्या होना चाहिए such that overall quantity becomes a perfect square। और तुमको क्या समझ में आया कि n equal to 1 and n equal to 3 are only 2 possibilities for which whole quantity becomes a perfect square। या सर खत्म? फिर इन दोनों क्वेश्चन में लिंक नहीं था तो सर हमने वो 3 लास्ट डेट का हमने यूज किया। अरे दोनों में लिंक तो है। सर बट हमें आपने बोला कि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर हमें का नंबर चाहिए तो फिर हम उसको यूज किए, ये समझ नहीं आया। फिर से तुम अपना सवाल रिपीट करो।
सर मतलब जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन से निकाला कि लास्ट डेट 3 है, बिल्कुल अब यहाँ आपने नीचे पूछा कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। बिल्कुल। तो अब हमें यहाँ जो लास्ट डेट 3 है उसका यहाँ यूज कर रहे हैं, Use- मतलब बिना यूज के नहीं कर सकते। अच्छा, तुम ये पूछ रहे हो कि इसका यूज करके ही आपने ये निकाला ना? यस यस। हाँ, तो यही तो की है। अरे इसी से तो मुझे एडवांटेज मिला कि अगर मेरे पास लास्ट डिजिट 3 हमेशा आई जा रही है तो फिर ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो ये कब होगा? जब इन 4 नंबरों तक के आगे मैं बढ़ूं ही ना, क्योंकि ये 4 नंबर लास्ट डिजिट 33 प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसके आगे वाला कोई भी नंबर अगर पिक करते चले जाओगे तो लास्ट डिजिट ऑलवेज रिमेन्स अ 3। इट मींस इट विल नेवर बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा इन्हीं के अंदर का ही नंबर लेना होगा, और इसके अंदर का नंबर लेने पर n = 1 आ रहा है और n = 3 आ रहा है। ओके, गॉट इट। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली, और मेरे ख्याल से अभी भी अगर किसी के मन में किसी तरीके का डाउट है तो वो पूछ सकता है, वरना हम लोग अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। क्या अगले सवाल के बारे में बात किया जाए? Yes, sir. चलिए। सर मुझे आ रहा है 2 to the power 21। 2 to the power 21 इज अ रॉन्ग आंसर। मैं समझा 2 to the power 99। ये कौन बोला? पोशिका जैन। कहाँ की रहने वाली हैं आप? 11 गुजरात। अच्छा, तो आप उसकी सिस्टर हैं, क्या नाम है? हार्दिका जैन। क्या नाम था उसका? हार्दिका जैन। अच्छा हाँ, हार्दिका की सिस्टर है। ठीक ठीक, चलिए। तो तुम्हारा आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तुम मुझसे बात करो कि तुमने कैसे पहुंचाया वहां तक। सर 2 फैक्टोरियल 2 की पावर 1 है। राइट फिर 4 फैक्टोरियल 2 की पावर 2 है। राइट। तो एक मिनट, ऐसे करते जाएंगे तो फिर ऐसे करते जाएंगे तो कुछ तुमने कंक्लूड कर लिया। चलो ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके पहले समझाता हूँ और फिर 100 फैक्टोरियल के बारे में बात करता हूँ, ठीक है? ताकि सारे लोगों को बात समझ में आ जाए कि क्या प्रोसीजर में फॉलो करने की कोशिश करने वाला हूँ, क्या टारगेट है मेरा, पहले वो मैं समझाता हूँ। मेरा टारगेट ये है कि 100 फैक्टोरियल को अगर मैं प्राइम नंबर्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करूँ तो 2 की पावर कोई नंबर आएगा, फिर 3 की पावर कोई नंबर आएगा। ये प्राइम के टर्म्स में मैंने अगर एक्सप्रेस कर लिया तो 2 का एक्सपोनेंट कितना है ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। अरे क्या मेरा सवाल सारे लोगों को समझ में आ गया? इसको और मैं आसान शब्दों में समझाऊं कि अगर मेरे पास 10 फैक्टोरियल लिखा होता तो 2 का एक्सपोनेंट कितना होगा, 3 का एक्सपोनेंट कितना होगा, ये मैं पूछना चाहता हूं। तो मुझे सारे नंबर्स को प्राइम के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तभी तो मैं एक्सपोनेंट आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। तो मैंने कहा लाओ करते हैं। 10 फैक्टोरियल मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये छोटा नंबर है, इसको मैं आसानी से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और जब इससे समझ में आ जाएगा तो तुम लोग ये अपने आप ही कर लो। तो मैंने समझाना चालू किया। मैंने कहा 10 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10। अरे क्या यही आता दिख रहा है? और इसमें तुम लोगों को दिख रहा होगा कि ये एक मेरे पास 2 to the power 1 लिखा हुआ है, ये मेरे पास 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, ये मेरे पास, इसके पास भी 2 into 3 लिखा हुआ है, तो इसके पास भी एक 2 का प्राइम फैक्टर अवेलेबल है, और ये मेरे पास 2 का क्यूब लिखा हुआ है, और ये मेरे पास 2 into 5 लिखा हुआ है, तो इसके पास भी एक 2 का फैक्टर है। तो क्या यहाँ तक नोटिस कर पा रहे हैं सारे लोग? यस। तुम लोग देख पा रहे होगे कि अगर मैं 2 का सारा एक्सपोनेंट कलेक्ट करूं तो 2 to the power 3 3 और 3 6, 2 to the power 8 आता दिख रहा है। फिर क्या ऐसा आता दिख रहा है? यस। और अगर मैं 3 का भी एक्सपोनेंट कलेक्ट करूं तो इसके पास एक 3 to the power 1 आ रहा है, इसके पास 2 into 3 है तो एक 3 to the power 1 आ रहा है, इसके पास 3 स्क्वायर आ रहा है, और 3 का एक्सपोनेंट मेरे पास 4 आता दिख रहा है। और ऐसे ही मैं 5 का भी एक्सपोनेंट निकाल सकता हूं, मैं 7 का भी निकाल सकता हूं, मैं प्राइम नंबर के ही एक्सपोनेंट निकालना चाहता हूं। लेकिन ये तो मैंने कहा कि यार लिख लिया मैंने, तब मुझे आइडेंटिफाई हो गया। तो अगर मैं तुमको सजेस्ट करूं कि यार 100 फैक्टोरियल को भी लिख लो, तो तुम कहोगे नहीं नहीं, ये सजेशन अच्छा नहीं है, इतनी मेरे पास
ताकत नहीं, इतना मैं मेहनत नहीं कर सकता हूं, तो तुम 100 फैक्टोरियल को ऐसे लिख के आइडेंटिफाई करना तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करोगे, कोई नहीं करेगा, कौन लिखेगा। और अगर मान लो किसी ने बहादुरी दिखा दी कि 100 फैक्टोरियल में सारे 2 के एक्सपोनेंट काउंट कर डाले, तो मेरा क्या जा रहा है, मैं तो इसको 1000 फैक्टोरियल कर दूंगा। तो तुम कहोगे नहीं नहीं ये बस ये चीटिंग है, ऐसा ना करिए मेरे साथ। तो कोई ना कोई मुझे रास्ता खोजना पड़ेगा मैथमेटिकल, जिससे कि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि मेरे पास 10 फैक्टोरियल में ये जो 8 एक्सपोनेंट 2 का आया ये कैसे आया। अरे क्या अब समझ में आ रहा है ना सारे लोगों को क्या चाहते हैं और उसको Yes. कैसे अचीव करना है, ये हम लोग सीखना चाहते हैं। चलिए तो मैं सिखाना चालू करता हूँ। सर मैं कुछ कहूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर अगर हम इसका पैटर्न यूज करें वो 100 फैक्टोरियल में डालें तो हाँ बताइए, पैटर्न बताइए। मतलब जैसे यहाँ 2 पावर 8 है 3 पावर 4 है तो इसका पैटर्न यूज करके 100 फैक्टोरियल में डालना। नहीं एक्चुअली तुम जो करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो तुम यूनिटरी मेथड लगा के आगे बढ़ाना चाहते हो कि 10 फैक्टोरियल में इतना आ गया तो 20 फैक्टोरियल में कितना होगा, तुम ऐसा करना चाहते हो। लेकिन उसमें गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखो यहाँ पर तो अभी 8 है, कहीं पर आगे 32 भी आएगा और Yes. कहीं पर 64 भी आएगा, तो ये 2 के बहुत बड़े बड़े पावर आ जाएंगे। देखो तुम देख पा रहे हो ना। Okay, got it. है ना, तो ये मतलब वैसा पैटर्न नहीं है कि जो पहले 10 में है वही अगले 10 में होने वाला है, फिर अगले 10, ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा। तो कुछ मेथड समझने की जरूरत है, और किस तरीके का मेथड समझने की जरूरत है मैं समझाता हूँ। देखो ध्यान। अच्छा 1 से 10 तक मैंने नंबर लिखे, कोई बता सकता है कि 1 से 10 तक कितने ऐसे नंबर हैं विच आर डिविजिबल बाय? सर 5। एग्जैक्टली। मैंने पूछा 2 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं, कैसे निकाला तुमने 5? सर जितने इवन नंबर होंगे उतने ही डिविजिबल होंगे। ये अच्छी बात नहीं बोली, कुछ और बोलो। सर एपी से भी निकाल सकते हैं सर। ये भी अच्छी बात नहीं बोली, ये बिल्कुल सही है लेकिन अच्छी बात नहीं। सर टोटल नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे। टोटल टोटल नंबर नंबर ऑफ लास्ट डिजिट को 2 से डिवाइड कर दो। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. मतलब एपी बनाना पड़ेगी। क्यों बनाए भाई, मेरे पास ये रूल है। क्या रूल है कि अगर मेरे पास 1 से लेके 100 तक पूछा जाए कि कितने ऐसे नंबर हैं विच आर डिविजिबल बाय 3, तो क्या करो 100 को 3 से डिवाइड कर दो। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 33 पॉइंट कुछ आ जाएगी, और सिर्फ Yes. 33 विल बी द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो मैं एपी बना के भी कर सकता हूं। इसने कहा कि इवन नंबर देख लीजिए, 2 की डिविजिबिलिटी के बारे में बात की, लेकिन अगर मैं कहता 7 की डिविजिबिलिटी के बारे में बात की जाए तो हम लोग क्या करेंगे भाई, अगर मैं 1 से 100 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं विच आर डिविजिबल बाय 7, तो मैं क्या करूंगा 100 सर को, हम एपी यूज कर सकते हैं, फिर से बोलिए। हम एपी यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या तुमको लग रहा है कि इससे आसान कैलकुलेशन एपी का होगा? नहीं सर। ये तो बिल्कुल नहीं ठीक है। सर। तो जो आसान है वो सीख लेते हैं ना। 7 से अगर मैं 100 को डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना रिजल्ट आ जाएगा, 1, 3 कैरी हो जाएगा, 37 से 14 आ जाएगा। फिर क्या 14 पॉइंट कुछ आएगा, सिर्फ 14 ले लेंगे। तो बेसिकली इस पे ये जो डेसिमल हटा देते हैं ना हम लोग, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल देते हैं। क्या मेरी बात सुन ली सारे लोगों ने? Yes. Yes, sir. चलिए तो मैं फिर से बात को समझाने की कोशिश करने वाला हूं अगले पेज पे। मेरे पास 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, 1 into 2 into 3 into 4 into dot 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 up to 10। ये मैं सब लिख दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरे पास 10 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और मैंने तुम लोगों से पूछा कि नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, और सारे लोगों ने छूटते ही मुझसे कहा कि 10 को
2 से डिवाइड करिए और इसमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो इसकी वैल्यू 5 आ गई। देखिए आती दिख रही है। Yes, sir. अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि जो 2 का एक्सपोनेंट होगा वो 5 या 5 से ज्यादा तो होगा ही होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला? मैंने कहा कि देखो इसके अंदर एक 2 का फैक्टर रहा होगा, इसमें भी 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 2 का फैक्टर रहा होगा। तो मेरे पास ये जो 5 है वो इन्हीं 5 डिजिट को टारगेट करके इन सब में से एक 2 का फैक्टर मैंने चुरा लिया। तो मेरे पास ये 5 2 के फैक्टर्स आ गए। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? Yes. Minimum. मिनिमम 5। अच्छा, इन नंबर्स में और किसके किसके पास अभी 2 का फैक्टर रह गया है वो मुझे सोचना है। सर 4 का और 8 का। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि भाई इन सारे नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। और 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स होने वाले हैं? मैं 10 को 4 से डिवाइड करूंगा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल लूंगा तो क्या इसकी वैल्यू 2 आती दिख रही है? 2 पॉइंट कुछ आएगा और डेसिमल हटा देंगे क्योंकि मुझे तो इंटीजर से चाहिए है। और ये 2 जो नंबर आया मेरे पास वो कौन से 2 नंबरों को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक 4 को और एक 8 को। अरे क्या मेरी बात सुनाई पड़ रही है? Yes. इसका मतलब ये हुआ कि पहले राउंड में हम लोगों ने इस 4 का एक फैक्टर निकाल के रख लिया था, इस 8 का भी एक फैक्टर निकाल के रख लिया था, और इसका भी निकाल लिया था, इसका भी निकाल लिया था और इसका भी निकाल लिया था, तभी तो 5 आया था। और दूसरे राउंड में नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4, वो इसका भी एक फैक्टर मैंने निकाल लिया 2 का, और इसका भी एक मैंने 2 का फैक्टर चुरा लिया, तो 2 मेरे पास 2 के फैक्टर और आ गए। तो मेरे पास क्या 7 फैक्टर आते दिख रहे हैं? हेलो हेलो, Yes, sir. क्या मेरी बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है? Yes, sir. अब क्या कोई और भी नंबर है विच इज डिविजिबल बाय? Sir, अब 8 से कर देंगे. बिल्कुल बिल्कुल, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8। और 10 को मैंने 8 से डिवाइड किया और मुझे सिर्फ एक ऐसा नंबर मिला क्योंकि इसकी वैल्यू 1 पॉइंट कुछ आएगी, और उसका इंटीग्रल पार्ट ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ले लिया, वो 1 आ गया। तो हुआ क्या? मेरे पास देखो 5 ये, 2 ये, 1 ये, क्या मेरे पास 2 का एक्सपोनेंट 8 आता दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? तो हम लोगों ने कहा कि यार जो हम लोगों को काउंट करना था उसको हम लोगों ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर लिया, और मुझे क्या बात मालूम चली कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 10 factorial is 10 divided by 2 plus 10 divided by 4 plus 10 divided by 8। तुम लोगों को दिख रहा होगा नीचे एक बार 2 से, एक बार 2 स्क्वायर से, एक बार 2 क्यूब से। 2 की पावर 4 से डिवाइड करने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि 2 की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो वो फ्रैक्शन आ जाएगा, और फ्रैक्शन में कोई इंटीजर मिलेगा ही नहीं, तो वो बेकार ही हो जाएगा। अगर मैं तुमसे कहता कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 100 फैक्टोरियल कितना होने वाला? क्या अब सारे लोग? हाँ बिल्कुल, 100 टाइम प्लस 100 बिल्कुल किसी ने, 100 by 2 plus 100 by 2 plus 50 by 2 cube ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह, अरे तुम लोग बहुत ही प्यारे बच्चे हो यार, मजे ही आ गया पढ़ा के तुम लोग। मतलब इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी है सारे लोगों में और इतना ज्यादा एक्साइटमेंट है पढ़ने का, मजे आ गया मुझे तो। 100 डिवाइडेड बाय 2 to the power 5 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 to the power 6 विल बी 64। और इससे मेरे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा। पहले वाले टर्म से मेरे पास वैल्यू आएगी 50, दूसरे वाले टर्म से 4 से डिवाइड करोगे 25, फिर 8 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगी, फिर 16 से डिवाइड करो। बस जोड़ो यार तुम लोग, मैं जोड़ रहा हूँ, अच्छा लग रहा है तुम लोगों को? आप लोग ऐड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं सर। Okay.
सर 97 आ रहा था 97 इज द करेक्ट आंसर। सारे टर्म बता दो, एक 50 आया, एक 25 आया, एक 12 आया, उसके आगे 6. कितना है? 6 Yes, sir. 6 फिर 3. 3 है। फिर 1 और इन सब का सम कर दिया तो आंसर इज 97। हार्दिका की सिस्टर ने ऑलमोस्ट पास में पहुंचा दिया था, Yes, sir. लेकिन उसको बोल देना उसने मेरी पार्टी नहीं दी है, उसकी बहुत पिटाई होगी हार्दिका की। उसने ज्वाइन कर लिया, अभी नहीं किया? सर उसका बॉम्बे में हो रहा है. बॉम्बे में, वो तो मुझे मालूम है, आईटी बॉम्बे मिल रहा है उसको। कब ज्वाइनिंग है उसकी? 20 जुलाई. 20 जुलाई को। सही है, बहुत ही बड़ा है। उसको कह देना मेरी पार्टी रह गई है। यस सर. ठीक है, चलिए। अच्छा, तुम ज्यादा अच्छी पढ़ने में हो कि वो? सर कभी कंपेयर नहीं किया. अरे अभी करके बताओ ना। वो तो बिल्कुल नालायक है, देखो उसके तो तुक्के लग गए और सिलेक्ट हो गई। नहीं अच्छी थी पढ़ने में। चलिए, तो यहाँ तक बात सारे लोगों को समझ में आ गई। अरे समझ में आ गया ना क्या क्या रूल है, क्या आइडिया है जिसके थ्रू हम लोग आंसर निकाल पा रहे हैं। अगर मैं इसी जगह एक और छोटा सा सवाल पूछूं कि नंबर ऑफ जीरोस इन द प्रोडक्ट $100 फैक्टोरियल, अगर मैं 100 फैक्टोरियल को ठीक से मल्टीप्लाई कर दूं तो आखिरी में मेरे पास कितने जीरोज होंगे वो मुझे काउंट करना है। सर इसका सॉल्यूशन बताना। फिर से बोलिए। सॉल्यूशन बताना है क्या? ये सॉल्व करना है? हाँ बिल्कुल, सॉल्व करिए। या कोई आइडिया मन में हो तो बता दीजिए कैसे करेंगे। सर हमें यहाँ 5, 2 और 10 का कॉम्बो लेना है तो हो जाएगा। नहीं, फिर गलत बात। 10 का कॉम्बो क्यों लोगे? 10 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर तुमने 2 और 5 का कॉम्बिनेशन ले लिया तो 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से ही तो 10 प्रोड्यूस होगा। हाँ सर। तो मेरी बात समझ पा रहे हो ना? हाँ सर। तो तुमको करना क्या है? नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना है। मतलब तुमको करना क्या है? यू हैव टू फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 एज वेल एज एक्सपोनेंट ऑफ 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज गोइंग टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ जीरोस। और 2 का एक्सपोनेंट तो ऑलरेडी तुम लोगों ने निकाल लिया, 97 आने वाला है। 5 का एक्सपोनेंट कितना है ये और निकालना रह गया। और 5 का एक्सपोनेंट निकालने के लिए क्या करोगे? 100 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 100 divided by 5. बाई 25 या 5 स्क्वायर। और 5 क्यूब करने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे 20 आ जाएगा और इससे 4 आ जाएगा। क्या 24 5 का एक्सपोनेंट आता दिख रहा है? ये ऋत्विक क्लास में है कि नहीं? सर मैं हूँ सर। तुमको ये समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। अच्छा चलिए ठीक है। तो मेरे पास कितना आता दिख रहा है? ये 5 का एक्सपोनेंट 24 हो गया। तो रिजल्ट कितना हो गया? 2 to the power 97 इंटू 5 to the power 24। और 2 और 5 के अगर मैं प्रोडक्ट करना चालू करूं तो 5 मेरे पास 2 से 24 बार ही तो मल्टीप्लाई होगा। और 24 बार 5 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितने जीरोस क्रिएट हो जाएंगे? 24 जीरोस क्रिएट होते दिख रहे हैं। यस सर. तो नंबर ऑफ Yes. जीरोस Yes, एट द प्रोडक्ट इज 24। सर एक डाउट. हाँ पूछिए। सर क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जितने 5 के फैक्टर होंगे उतना हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट बात है, परफेक्ट। क्योंकि देखो 2 के फैक्टर तो निश्चित बात है ज्यादा ही होंगे। तो जितने 5 के पावर होंगे वो कम होंगे। मतलब जो नंबर बड़ा होगा वो सफर करेगा, जो नंबर छोटा होगा वही सरवाइव करेगा। तो मेरी बात समझ पा रही हो ना? यस सर. तो 1 से 100 के बीच में 5 का एक्सपोनेंट छोटा होने वाला है क्योंकि इवन नंबर ज्यादा होंगे। तो उनके पास 2 की जो 2 मैं कलेक्ट करूंगा 2 प्राइम नंबर की तरीके से, वो बड़ा नंबर होने वाला है। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कितनी बार कंज्यूम हो पाएगा? सिर्फ 24 ही बार तो कंज्यूम हो पाएगा। दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस 24 जीरो। तो सर अगर
1000 फैक्टोरियल होता हाँ तो फिर डायरेक्ट 5 की पावर बस एग्जैक्टली इसने कहा कि अगर मेरे पास 1000 फैक्टोरियल होता तो सीधे सीधे 5 का जो एक्सपोनेंट होता दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ जीरोस। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात खत्म हो गई, थोड़ा सा मैंने आज पढ़ा दिया और ये मेरी आज की तीसरी क्लास है और मेरी 9 बजे से चौथी क्लास है। तो अभिनंदन सर के कहने पर मैंने कहा कि लेकिन बहुत ही बढ़िया, तुम लोग बहुत ही बढ़िया बच्चे हो। अगर तुम लोग इसी तरीके से लगे रहोगे इसी श्रद्धा से और मतलब जो लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी है, कोई भी छोटी सी बात उस पर अटक जाना कि नहीं ये होगा, या अपने दिमाग से सोच के प्रयास करना, गिव अप करने वाली आदत नहीं। अरे बहुत ही बढ़िया बच्चे तुम लोग, मतलब गॉड ब्लेस यू, बहुत ही बढ़िया करोगे भविष्य में, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत मजा आया बहुत पढ़ाने में, और अभिनंदन सर तो बहुत थ्रिल्ड रहते तुम लोगों को पढ़ाने में, और डेफिनेटली होना भी चाहिए। यू पीपल आर सच इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार बच्चे। चलिए, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।